वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। बात करते हैं एक नए टॉपिक की। कुछ नाम इस तरीके से, एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ, यानी यूजेस। कुछ फॉर्मूले, कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप किए जाएंगे जिनमें हम लोग बायो-सेवर्ट्स लॉ की बात करेंगे। अभी फर्स्ट एप्लीकेशन है, देखिए इसका प्रॉपर नाम अगर हम कहें, ऐसे भी कह सकते हो आप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें टू पार्ट्स में इसको सॉल्व करेंगे। एक बार हम कहेंगे फाइनाइट लेंथ, ध्यान से सुनना जरा। पहले हम फाइनाइट लेंथ के लिए सॉल्व करेंगे, फिर वो रिजल्ट इनफाइनाइट में मॉडिफाई करेंगे। देखो हम लोग बायो-सेवर्ट्स लॉ यूज करने जा रहे हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे। शुरुआत बिगिनिंग में हम क्या करेंगे, उसको फाइनाइट लेंथ का लेंगे और बाद में उसको हम इनफाइनाइट तक के लिए मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत हमें कहाँ से लेनी होगी? फाइनाइट से। ओके, तो चलिए डायग्राम पहले उठाते हैं, थोड़ा आराम से, बहुत तसल्ली सुनिए, इसको नोट मत करिएगा, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अक्सर जो क्वेश्चन आता है थ्योरी में, वो कैसे आता है ये भी जान लो। ये क्वेश्चन बायो-सेवर्ट्स लॉ के स्टेटमेंट के साथ अटैच होकर के लॉन्ग क्वेश्चन बनाता है। आएगा स्टेट बायो-सेवर्ट्स लॉ एंड फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ या तो फाइनाइट लेंथ या इनफाइनाइट लेंथ बाय यूजिंग बायो-सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, यानी जब दोनों टॉपिक अटैच हो जाते हैं तो ये क्वेश्चन कैसा बनेगा? लॉन्ग बनेगा। सिंगल में जब आएगा तो बायो-सेवर्ट्स आएगा, ये अकेला सिंगल में बहुत कम आता है, ये हमेशा बायो-सेवर्ट्स के साथ अटैच होकर आता है। ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में तो इसका रिजल्ट यूज़ होगा ही। मेथड भी सीखेंगे तो कई नई चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो चलिए, हमें दो हिस्सों में तो इसको करना है, फाइनाइट इनफाइनाइट। अभी हेडिंग में हमने ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया है, मैंने पर्टिकुलर ऐसे ही रखा है। लेकिन ये समझिएगा, स्टार्टिंग हम फाइनाइट के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? अभी हम फाइनाइट के लिए यूज़ करने जा रहे हैं, फिर इनफाइनाइट में मॉडिफाई होगा। थोड़ा डायग्राम इसका बहुत केयरफुल समझिएगा, क्योंकि पूरा डेरिवेशन डायग्राम बेस्ड है, इसलिए मैंने लिखने से मना किया कि थोड़ा रुक जाइए। देखो हमें क्या करना है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर यूज करना है और वो फाइनाइट लेंथ का लेना है। कैसा लेना है? थोड़ा और जगह छोड़ के ले, नहीं तो इनफाइनाइट में दिक्कत होगी। सेंटर में बनाते हैं इसे। ये हमारा कोई वायर है, इसकी लेंथ फाइनाइट होगी और इस वायर से सम डिस्टेंस पर हम लोग, ये जो सम डिस्टेंस है, इसको कोई आप सिंबल दे सकते हो, डिस्टेंस ले रहे हैं हम। फिलहाल अभी ए सिंबल लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ए डिस्टेंस आफ्टर हम लोग कोई पॉइंट कहेंगे, पी पॉइंट है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें इस वायर की वजह से निकालनी है जिस वायर में आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही। लॉजिक समझना, जैसे ये वायर है, ऐसे समझ लो, ये क्या है? एक वायर है, इस वायर से फ्यू डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए मुझे, और इसमें करंट कितनी है? आई एम्पियर की। उसके लिए फॉर्मूला बनेगा कैसे, इस पे बात कर रहे हैं। तो देखिए, पूरा सा वायर तो एक साथ लेना नहीं है। हम लोग ज़्यादातर, ध्यान रखिए, फिजिक्स में कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं प्रूविंग में। तो इसके लिए हम एक सैंपल ले रहे हैं छोटा सा। इसका एक लेंथ एलिमेंट ये ले लिया, इसका नाम हमने लिख दिया ई और एफ। ध्यान से सुनिएगा, ये वायर काफ़ी बड़ा है, मतलब उसमें कहीं पर एक छोटा सेगमेंट, इस सेगमेंट की लेंथ कितनी लेट कर ली हम लोगों ने? इस सेगमेंट की डीएल लेट कर ली। कितनी लेट कर ली भैया इसको? डीएल। डीएल इज द लेंथ ऑफ सेगमेंट ई एफ, क्योंकि एप्लीकेशन बन रहा है ना बायो-सेवर्ट्स लॉ का। और बायो-सेवर्ट्स लॉ में लेंथ का एलिमेंट यूज करते कि नहीं करते बताओ? तो एक लेंथ का छोटा टुकड़ा यूज करना है मुझे। वो कहीं ले सकते थे, इधर ले सकते थे, यहाँ ले सकते थे, यहाँ ले सकते थे, कहीं भी। हम जनरलाइज करेंगे इसको, स्पेसिफाई नहीं करेंगे। अगर हम सेंटर पे ले लेते तो थोड़ा स्पेसिफाई हो जाता, उसके लिए वहां से जीरो एंगल बनता। बोलो, जीरो स्पेशल केस हो गया कि नहीं हो गया? जनरल के लिए एंगल क्या होना चाहिए? थीटा। न 0 हो, न 90 हो, न 60 हो। अगर पर्टिकुलर वैल्यू ले लोगे तो प्रॉपर हो जाएगा। और हमें क्या करना है? कॉमन करना है। ठीक है, ये तो पढ़ा होगा प्रॉपर नॉन कॉमन, ना पढ़ा हो तो बता देंगे कभी इसको भी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से मिलाते हैं इसको। देखो ध्यान से सुनते रहना, इस जगह से मिला दिया, इस जगह से ज्वाइन करा दिया। ये एक स्मॉल एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा। कैसा एलिमेंट है ये? स्मॉल वैल्यू।
स्मॉल वैल्यू है तो ये जो एंगल सबटेंड करेगा वो एंगल भी स्मॉल होगा, और स्मॉल एंगल को जब लेंथ को डीएल लिखा है तो उस स्मॉल एंगल में भी डी वर्ड यूज करेंगे। तो ये जो एंगल बीचों बीच यहाँ बन रहा है इसको हम डी और फाई लिख रहे हैं। ध्यान से सुनना, हो सकता है सिंबल थोड़ा समझ में ना आए तो सुन के समझ लेना। डी फाई लिखा है, क्या लिखा है? डी फाई। स्मॉल एंगल सबटेंडेड बाय द लेंथ एलिमेंट ई एफ। वर्ड टू वर्ड बात को समझते जाइएगा तो डायग्राम बनाने में भी अच्छा लगेगा आपको। यहां से P से जो E की डिस्टेंस है उसको हमें कोई सिंबल देना, तो मैंने यहां R सिंबल दे दिया। क्या दे दिया? हमने लेट कर लिया कि इस एलिमेंट की P से डिस्टेंस स्मॉल r है। ओके, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, इससे आमने सामने देखते जाना बात को। परपेंडिकुलर जो ड्रॉ कर दिया ये G पॉइंट पे इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। कुछ नाम देना था इस पॉइंट का तो G लिख दिया। यहां जो एंगल बना इस जगह पर, मैं इसको बाहर लिख रहा हूं, ये यहां पर लिख दे रहा हूं, ये एंगल इस जगह का है। एरो से समझ गए ना कहां की वैल्यू को बता रहा हूं मैं। इसी एंगल को जनरल एंगल यानी थीटा लेट किया है। सुनोगे तो समझ में आएगा, बिजी रहोगे तो बिजनेस करना पड़ेगा भाई। अगर आप अभी बिजी हैं क्लास में तो फिर आगे करके करोगे क्या? बिजनेस। और बिजनेस का कोई भरोसा नहीं है भैया कि चले या न चले। तो सुन लो अच्छे से, कुछ और शायद रास्ते मिल जाए। अब हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं, हमें डीबी अभी निकलेगा, हमारा निकलेगा कभी इस समय डीबी। भाई लेंथ एलिमेंट लिया है तो नेट यल, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आएगी उसको हम सिंबल क्या लिखेंगे? डीबी। और यूज क्या करेंगे? बायो सेवर्ट्स लॉ। ध्यान से सुनते रहना, लिखना नहीं, लिख लेना, लास्ट में मन आए तो ना लिखना, दिमाग के अंदर लिख जाना चाहिए। कॉपी पे लिखने से कोई लाभ है बताओ? बैंक में पैसा ना रखो, जेब में रखो। मान लो कोई चोर लुटेरा लूटे तो उसको भी तो कुछ लाभ हो, तुम बैंक में तेरे घूम रहे हो तो उससे किसी का लाभ नहीं, ना तुम्हारा ना चोर का बेचारे का। तो ऐसे दिमाग में सब कॉन्सेप्ट होने चाहिए। बाय यूजिंग बायो सेवर्ट्स लॉ। तो बायो का तो पूरा नाम बायोट है भाई जी। बायो सेवर्ट्स लॉ को यूज करेंगे। मैंने आपसे कई बार फोकस करके कहा था कि याद कर लो ये बायो सेवर्ट्स का फॉर्मूला। तो एक बार सभी लोग ईश्वर के भजन की तरह इसको एक बार थोड़ा सा गुनगुना लें। फॉर्मूला क्या है? एक बार सब एक साथ बोलेंगे। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। कोई शर्माया तो नहीं बोलने में? जिसने साई खाई शर्म उसका फूट गया करम। तो बोलते रहिए, बड़बड़ाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? तो वही जो तुम लोगों ने बोला वो हम लिख रहे हैं। हम उस dB की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो dB इज इक्वल टू लिख रहे हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा। ये थीटा एंगल लेट किया कि नहीं लेट किया? देखो IDL साइन थीटा अपान में क्या लिखा? R स्क्वायर। अभी यहाँ तक मुझे लग रहा बहुत दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। बड़ा डेरिवेशन है, अच्छे समझिएगा, ठीक है? ये शुरुआत है, ठीक? ये तो पहले एक स्टेप पे कर दी। अब उस छोटे से ट्रायंगल के अंदर झांक करके देखना है। देखो इन ट्रायंगल EFG दिखा सबको ट्रायंगल EFG। EFG में हम साइन थीटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। साइन थीटा क्या कहता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। बोलता कि नहीं बोलता? तो देखो परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 के अपोजिट। वो परपेंडिकुलर G पर है, G के सामने साइड देखो तो EF होगा कि नहीं होगा? बताओ G के सामने कौन सी साइड है? EF है कि नहीं? ये 90 बना है, इसके अपोजिट वाली साइड देखो हाइपोटेन्यूस यही तो है। अच्छा हम परपेंडिकुलर पे लिख रहे हैं, वो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, वो थोड़ा कुछ और लिख दिया। हमको परपेंडिकुलर ऊपर लिखना है, तो थीटा के सामने क्या है? EG। हमें परपेंडिकुलर और फिर हाइपोटेनियस ये बनेगा तुम्हारा EF। ठीक ठीक, अभी समझते जाना जरा। तो ऊपर क्या लिखा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब होता है एंगल के अपोजिट, और हाइपोटेनियस क्या होता है? 90 के अपोजिट। तो वो हमने लिख दिया। हम यहाँ से देखो EG की वैल्यू निकालेंगे। EG की वैल्यू वेरी इजी। EF साइन थीटा आया। EF की वैल्यू कितना लेट किया आप लोगों ने? देख सकते हो क्या? बता सकते हो क्या? DL लेट किया ना, तो EG बिकम्स
DL साइन थीटा इक्वेशन 2। आराम से सुनते रहे ना, बहुत जल्दी नहीं है। दोबारा से इसी ट्रायंगल में फिर झांको चल के, लेकिन इधर का हिस्सा उधर पलट के सोचेंगे। यानी दूसरा ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल EGP। अब ये ढूंढो आप, EGP किसी को दिख रहा है? वहां हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th वगैरह में पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। जब छोटा एंगल होता वेरी स्मॉल, तो इस तरह के फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। वहां एंगल देखो डी फाई लिखा तुमने कि नहीं लिखा बताओ, और उसके अपोजिट में ये आर्क का काम करेगा। अगर हम वहां सेंटर ले ले सोचो और ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करें तो इजी उस पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ, आर्क का काम करेगा। तो आर्क की जगह हो जाएगा EG, और रेडियस मतलब ये क्या है R। तो यहां से भी EG की वैल्यू निकाली, देखो EG इज इक्वल टू R डी फाई। क्या अभी यहां तक की बातें समझ रहे हो? कुछ डाउट है किसी के मन में? तुम लोग देख पा रहे हो यहां से? तो इसीलिए तो इधर बैठते ही सब, खाली पड़ी जगह। अभी बैठ जाओ, सुनो, अभी तो शुरुआत है, पूरा डेरिवेशन ध्यान से सुनो। EG की हमने दो अलग अलग तरीके से वैल्यू निकाली है। आप दोनों इक्वेट नहीं करा सकते क्या बताओ? दोनों इक्वेट कराएंगे। अभी डेरिवेशन को रोक के रखना मुझे, तो हम अगली स्लाइड ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो देखो EG की दो वैल्यूज निकालनी थी, हम दोनों आपस में इक्वेट कराएंगे। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, हमने 2 और 3 का इस्तेमाल किया है। एक बार EG निकला था हमारा R डी फाई, और एक बार निकला DL साइन थीटा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं जो DL साइन थीटा है वो किसके इक्वल है? R डी फाई के, है कि नहीं है? और जो बायो-सेवर्ट्स लॉ में तुमने यहाँ DL साइन थीटा लिखा है, यानी इसको हटाएं तो क्या लिख दें? देखो DL साइन थीटा किसके इक्वल बन चुका है? R डी फाई। तो यहाँ इसको हटाएं तो R डी फाई लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताओ इस जगह पर? तो हम जब यहाँ पर लिखेंगे चल के देखो, तो हम कहेंगे यूजिंग इन इक्वेशन 1 dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I बाई R स्क्वायर, और DL साइन थीटा था उसको हटाया और R डी फाई इस्तेमाल किया। तो ये ऐसे पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? यहाँ से एक R कैंसिल होता दिख रहा कि नहीं दिख रहा बताओ? तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R और डी फाई। अभी तक तो समस्या हो नहीं रही होगी मुझे लगता कुछ खास। अभी 3 क्वेश्चन थी, इसको हमने 4 लिख दिया। अब हम फिर डायग्राम पे वापस आते हैं। हमें एक्चुअल में R की वैल्यू वहां से चाहिए। तो ये जो ये वाला एंगल है इसको भी कुछ लेट कर सकते हो कि नहीं? लेट बताओ, लेट कर नहीं कर सकते हो क्या? तो हम इसको लेट कर रहे हैं फाई। क्या लेट कर रहे हैं? फाई एंगल। इस ट्रायंगल को लिखने वाला हूं मैं। इस ट्रायंगल की वैल्यू हो जाएगी, इसका नाम लिख देते हैं Q इस पॉइंट का, PQE। ट्रायंगल देखिएगा आप लोग, PQE का इस्तेमाल करना है मुझे। PQE में ये बेस है, ये लाइन क्या है? बेस की वैल्यू को हमने क्या लेट किया था? A। हाइपोटेनियस कितना है? R। तो बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है? कॉस में। तो हम कॉस इस्तेमाल करने वाले हैं। इन ट्रायंगल PQE कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस। यहां से R की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। किसकी निकाल रहा हूं? R इज इक्वल टू देखो क्या बनने वाला है, A बाई कॉस थीटा। थीटा क्यों? फाई था ना, उसको फाई लेट किया था हमने। क्या लेट किया था? इस डायग्राम में फिर से एक बार देखते जाना। यहां से कॉस फाई निकालो तो क्या निकलेगा बताओ? आप बताओ मुझे। A निकलेगा और अपान में R आएगा। तो R निकालेंगे तो क्या बनेगा? A बाई कॉस फाई। A बाई कॉस फाई आ जाएगा। किसकी वैल्यू? R की वैल्यू। तो अब R के जगह पर 9 इक्वेशन 4 बिकम्स, ये जहां R है इक्वेशन 4 में, उस जगह पर हम A बाई कॉस फाई रखेंगे, जहां पर भी यहाँ R दिख रहा। R नीचे डिवाइड में पड़ा कि नहीं?
इस जगह ए बाई कॉस फाई लिखो, कॉस फाई कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अटेंशन करिएगा, इधर उधर दिमाग का दही ना करिएगा, मेरी बोर्ड की तरफ फोकस करना है सबको। अगर किसी का मन घर की तरफ जा रहा हो तो वापस ले आओ उसको। कुछ लोग बैठे बैठे ख्यालों में खोए दिख रहे हैं हमको। ए बाई कॉस फाई करोगे तो कॉस फाई ऐसे ऊपर आ जाएगा और डी फाई। आप फिर से कंपेरिजन कर लो, अगर कोई ऐसे समझ ना आ रहा हो। देखो यहाँ से पहले कॉस फाई निकाला, वो क्या निकला? ए बाई आर। तो आर क्या निकला? ए बाई कॉस फाई। और यहाँ पर रख दो इस जगह पर, वहाँ जो फोर्थ इक्वेशन आई थी इस जगह पर हमने क्या रख दिया? आर की जगह पर रख दिया ए बाई कॉस फाई। तो बाई करके जो कॉस फाई वो कहाँ ऊपर आ गया, तो क्या बन गया? आई कॉस फाई डी फाई अपान। अब इसको हम एक बार दोबारा से अच्छे से लिख देते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कॉस फाई बाई ए और डी फाई। ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकला है वो उस छोटे से लेंथ एलिमेंट डीएल का रिजल्ट है, डीएल की वजह से बना है। क्या हम उतने ही के लिए सॉल्व करने आए थे क्या? हमें तो पूरी फाइनाइट लेंथ के वायर का रिजल्ट चाहिए ना। किसका चाहिए? फुल फाइनाइट लेंथ। फुल फाइनाइट लेंथ का मतलब जहां से ये वायर स्टार्ट हुआ, जहां से भी हुआ स्टार्ट, और जहां तक गया। देखो तो स्टार्टिंग ऊपर के पॉइंट को हमने x लिख दिया कि हमारा वायर कहां से स्टार्ट हो रहा है, x, और एंड पॉइंट कहां इसका है, y, ऐसे नाम लिख दिए x y। We wants to calculate, we wants to find magnetic field due to the wire x y which have a finite length। भाई जब हमें एंड पॉइंट दिख रहे हैं तो फाइनाइट नहीं कहोगे कि बताओ? फाइनाइट का मतलब होता क्या है? हैव एंड पॉइंट। तो यहां से एक बार आप ज्वाइन कर दीजिए, ध्यान से सुनते रहना, डायग्राम में जो कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा हो अपना जान लेना। जैसे वो एंगल बाहर चला गया, ये एरो है, ये सब समझ लेना अपना। मॉडिफिकेशन तो समझ रहे हो ना बाद में बनाते समय तुम सोचो थीटा अलग पड़ा है यार, है इसको घर से निकाल दिया गया क्या है, मम्मी पापा इसको चाहते नहीं थे क्या, ऐसा कुछ टेंशन न लेना। ये सिर्फ बाउंड्री डाल दी मैंने। देखो इस पूरे एंगल को हमने, अब लिख रहा हूं मैं इसको बाहर निकाल के, इस एंगल को, वहां ज्यादा गंदगी ना हो इसलिए बाहर लिख रहा हूं। लिखना चाहिए इस जगह पर हमें, लेकिन हम लिखे कहां दे रहे हैं? बाहर। इसको कोई वैल्यू लिखनी थी, मैंने इसको फाई 1 लिख दिया। ऐसे ही जब नीचे वाले हिस्से को ज्वाइन कराओ चल के, देखो यहाँ पर, तो इस एंगल को भी तो कुछ लिखना है, इसको फाई 2 लिख दिया। ये डाउनवर्ड है बेस लाइन से। देखो उस तरफ को गए और इस तरफ को गए, डायरेक्शन पलट गई कि नहीं? एंगल तो डायरेक्शन है, तो इसलिए ऊपर वाले को अगर मैंने प्लस फाई 1 लिखा तो नीचे वाले का माइनस फाई 1। माइनस सिर्फ ही बता रहा है कि बेस लाइन के नीचे का एंगल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। देखो अच्छा ध्यान दो, अगर हम लिमिट एंगल की फाई 1 से लें तो कहां पहुंचोगे आप? x पे। और माइनस फाई 2 तक ले तो कहां पहुंचोगे? y पे। क्या पूरा वायर शामिल हो रहा है? इन दोनों एंगल को लिमिट की तरह इस्तेमाल करें अगर हम फाई 1 से फाई 2, तो क्या पूरा वायर नहीं आ रहा हमारा? बताओ। तो हम फुल वायर की वजह से कैलकुलेशन करेंगे। देखो फॉर होल वायर, उसके लिए जब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो इंटीग्रेशन करोगे, तो dB का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? b। इधर जो कांस्टेंट है वो सब बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन से, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, इंटीग्रेशन का साइन और कॉस फाई और डी फाई, और लिमिट में माइनस फाई 2 से फाई 1 तक। अगर थोड़ा भी इंटीग्रेशन जानते होगे तो ये समझ में आई होगी बात आपको। बाय द वे किसी को ना समझ में आई हो, जिसने बिल्कुल ना पढ़ा हो इंटीग्रेशन, तो हमसे पूछ ले बाद में 2 मिनट रुक करके, और जो लोग वीडियो में हैं वो लोग कमेंट में पूछ ले, कोई दिक्कत रहे तो बाद में हम दे देंगे उनको। फिलहाल मुझे लग रहा समझ गए होंगे सब लोग। जो मैथ्स वाले बच्चे वो बताएं समझ में आ गया, और बायो वाले भी समझ ही जाएंगे, इतना तो सिखाया था टूल्स में। अब इसकी कैलकुलेशन करनी मुझे, आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तैयार होने चाहिए, बट अगर नहीं तैयार है तो अभी 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन क्या? कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या? माइनस साइन। क्लियर बात? और साइन का डिफरेंशियल अगर कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा कि नहीं? इंटीग्रेशन डिफरेंशियल रिवर्स होते एक दूसरे से। तो अगर किसी को नहीं याद है तो वो ये बात लिख ले, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज कॉस
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन। यहां हमें इंटीग्रेशन किसका करना है? कॉस का। तो क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा सीधा। तो अब इसके अगले स्टेप पे आते हैं हम लोग, देखो और आगे बढ़ते हैं। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, साइन हो गया कि नहीं बताओ कॉस का। और जो लिमिट होती है वो यहाँ बैक साइड लिखी जाती हैं इंटीग्रेशन करने के बाद। उस स्टेप से हम इस स्टेप पे आ गए, एक बार फिर से देख लो अच्छे से। इस जगह साइन हो जाएगा, लिमिट पीछे साइड लिखी जाएगी, बाद बाकी ये चीज़ ऐसे कॉपी रहेगी। बढ़िया, अच्छा समझते हो तुम लोग। खैर अभी हम लिमिट यूज़ करते हैं। लिमिट ऊपर वाली को अपर कहते हो, नीचे वाली को लोअर। पहले अपर लिमिट फाई की जगह रखी जाएगी, फिर माइनस आएगा, फिर लोअर लिमिट रखी जाएगी। बता बार बार ऐसे इसलिए रहा हूँ कि बाय द वे किसी एक बच्चे को ये बात ना पता हो तो वो हमसे परेशान ना हो, बेचारा समझ ले। ज़्यादा लोग को पता है, इसलिए वो ये ना सोचे जाने का बताया करते हैं, सब पता है हमको, है ना। क्यों प्रीति, पता है तो इसका मतलब थोड़ा कि तुम मतलब ऐसे बताने नहीं दोगी। अब माइनस लगा दिया और फाई को माइनस फाई 2 से रिप्लेस कर दिया। अभी आप ये भी जानते होंगे कि साइन माइनस थीटा, साइन के अंदर माइनस थीटा हो तो माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन कॉस के अंदर माइनस थीटा हो तो प्लस कॉस थीटा होता है। ये सब बताते रहते हैं जिससे रिवीजन होता जाए तुम लोग का, कि भूल ना जाओ कहीं बाय द वे। तो ये यहाँ प्लस वर्ड आ जाएगा डबल माइनस की वजह से, और साइन फाई 2। ये फॉर्मूला फर्स्ट रिजल्ट है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भैया फाइनाइट लेंथ के वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी उसका फॉर्मूला बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फाई 1 इज द एंगल अपर द बेस लाइन एंड फाई 2 इज द एंगल लोअर द बेस लाइन। ठीक है, यहाँ एक लाइन लिखी दे रहे, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। कोई डाउट अभी तक? यहाँ तक क्लियर है बात? ये हमारा फाइनाइट का काम खत्म हो गया, लेकिन पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी हम बात करेंगे इनफाइनाइट लेंथ की। तो चलिए इसी के आगे बढ़ेंगे इनफाइनाइट के लिए, लेकिन डायग्राम का बार बार इस्तेमाल होगा, तो पहले एक बार डायग्राम पे चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस लेंथ को हम ऊपर की तरफ इनफाइनाइट कर दें, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे ये x ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे ये लाइन ऐसे चलती जाएगी कि नहीं बताओ? ज्वाइन करना हो मुझे, ये लाइन ऊपर करते जाओ तो ये लाइन भी तो ऐसे सीधी होती चली जाएगी कि नहीं बताओ? और जब ये x इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो ये जो लाइन है ये कैसी हो जाएगी? पैरेलल टू हो जाएगी कि नहीं बताओ? और पैरेलल होने का मतलब फाई 1 कितना हो जाएगा? बोलो। जब ये लाइन देखो ये सीधी, तो ये वाली लाइन ये वाली स्ट्रेट हो गई अपवर्ड, तो यह 90 बन गया कि नहीं बन गया? आप देखो इस लाइन को मैं कह रहा हूँ, जब x इन्फिनिटी चला जाएगा तो ये बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, गंदा कर ही देते, हटाओ। देखो ये इतनी लंबी हो गई तो ये यहाँ से गुजरी जाके, ये और लंबी हो गई तो यहाँ से गुजरी जाके, और जैसे इनफाइनाइट पे हो गई तो यहाँ नहीं चली गई देखो, और यहाँ चली गई तो ये एंगल कितना? फाई 1 बताओ, बेस लाइन तक का एंगल चाहिए होता है, 90 हो गया। ऐसे इसको नीचे बढ़ाते जाओ, ऐसे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो आखिर में ये सीधा हो जाएगा इधर भी, तो ये कितनी हो गई? यानी फाई 1 भी 90 हो जाएगा, फाई 2 भी 90 हो जाएगा। तभी तो ये जब पैरेलल होंगी आपस में तभी तो इन्फिनिटी पे मीट करेंगी। तो फॉर इनफाइनाइट लेंथ अगर हम बात करें, फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, फाई 1 इज इक्वल्स टू फाई 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जो b का फॉर्मूला था म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, बोलो भाई 90 अरे साइन 90 साइन 90 कह रहे हो 180
अरे साइन 91, साइन 91, 1 + 1 2, और 2 यहाँ इस 4 का काम 35 करेगा कि नहीं करेगा बताओ? म्यू नॉट आई अपान 2 पाई ए। बोलो भैया। एक्चुअल में ज्यादातर हम लोग डिस्टेंस वर्ड को सिंबल क्या देते हैं बताओ? फिजिक्स में आर देते हैं। यहाँ हमने लेकिन सिंबल क्या दे दिया था? ए। तो कभी अगर और कन्वीनियंट चाहो, इट मे रिटर्न, हम इसको चाहें तो अगर इस सिंबल को ए ना लिख के हम आर की तरह यूज कर लें तो तुम्हें कोई एतराज होगा भाई जी? ज्यादातर हमें सिंबल एक्चुअल में आर लिखना होता है, आदत होती है हमारी, तो हमने जानबूझ के ए लिया था पहले, फिर हमने उसको अभी कह दिया कि आर भी कह सकते हो, नहीं कह सकते हो। फार्मूले में डेरिवेशन में आर अलग बात थी, डेरिवेशन जब लिया तो आर अलग लिया था। हालांकि शुरू से ऐसा करते तो और बढ़िया रहता, उसको ए को आर लेते और आर को ए ले लेते और बेटर होता, तो रिजल्ट अपने आप आर में आ जाता। लेकिन ज़्यादातर बुक्स में आपको ये फॉर्मूला इस तरह का मिलेगा, इसलिए हम बता दे रहे हैं कि इसको ऐसे याद करो चाहे ऐसे याद कर लो। इसका सेंस रेडियस नहीं है, इसका सेंस क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ठीक है, क्लियर बात? तो अगर कभी हम आपसे पूछें कि इनफाइनाइट लेंथ वाले वायर का बताओ भैया मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता है, तो आप क्या कहोगे? म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। क्लियर बात? अभी एक और बात है, बातें मेरे पास वैसे बहुत हैं, वही करेंगे हम आपसे, है ना? अभी एक और बात लेकिन करने का मन हो रहा है मेरा कि अगर सपोज करो किसी एंड पॉइंट पे निकालें, अभी तो हमने जो डायग्राम लिया था, बार बार डायग्राम में तो खेल है, अभी जो हमने लिया दोनों साइड एंडलेस हो गया कि नहीं बताओ इन्फिनिटी में। लेकिन हम सपोज करो ये यहाँ पर एंड बना रहता और एक साइड इन्फिनिटी हो जाए, यानी हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड पॉइंट ऑफ द वायर, वन साइड की एंड पे अगर कभी कैलकुलेशन, ऐसा भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन बहुत कम आता है, बट हमें आना चाहिए, पता तो होना चाहिए हर बात। तो अगर एक साइड एंड पॉइंट ले लेते, समझना जरा, यानी ये वायर यहीं से शुरू होता, ऐसा हम सोचें, और उधर इन्फिनिटी तक चला गया, तो बताओ जो इन्फिनिटी तक जाएगा उधर का 90 डिग्री बनेगा, लेकिन जहाँ इस सामने पॉइंट आखिरी होगा तो यहाँ 0 एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एक एंगल 0 हो जाएगा अगर एंड पॉइंट पे आ जाए, और एक कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो ऐसी सिचुएशन में देखो क्या फार्मूला बनेगा, देखो, एट वन एंड ऑफ वायर, अगर हम पर्टिकुलर फर्स्ट एंड की बात करें तो एक हमारा एंगल कोई भी आप 90 लिखेंगे और दूसरा लिखेंगे 0, इसमें तो कोई डाउट नहीं, समझ में आ रही बात ना? ये इसको हम केस फर्स्ट करके कर दे तो और अच्छा लगेगा देखने में। ये फर्स्ट केस था इनफाइनाइट लेंथ के लिए, ठीक है, और ये केस 2 हो जाएगा एंड पॉइंट के लिए। तो अब देखो बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां देखो एक 90 हो गया, दूसरा 0, और साइन 0 क्या होता है? 0, और साइन 90 1, तो ये 0 हो गया, तो ये सिर्फ 1 बचा, तो यही तो वैल्यू बचेगी। देखो म्यू नॉट आई और बाई 4 पाई ए। बोलो भैया, यहां से एक बात अपने मन में रख लो, बहुत आगे चल के हम पूछेंगे तुमसे, तब बताना मुझे। आप कंपेयर करो, सेंटर में जब पॉइंट लिया है तुमने तो नीचे डिवाइड में क्या है? 2, यही तो डिफरेंस है केवल, और जब एंड पे लिया तो डिवाइड में क्या लिखा है? 4, यानी सेंटर में ज्यादा फील्ड दिख रही कि एंड पॉइंट पे ज्यादा दिख रही? सेंटर में ज्यादा है, एंड पॉइंट से कितनी ज्यादा? डबल, या एंड पॉइंट पे सेंटर से कितनी हो जाती है? 1/2। यानी मैं आपसे जब कभी पूछूंगा, ध्यान रखना कि यहाँ पर फील्ड अगर B है तो यहाँ कितनी हो जाएगी? B/2, कितनी? या हाफ ऑफ द B। बोलो, ये बात याद रखोगे? लिखनी नहीं, याद रख, लिख नहीं देना, लिखे रहती, मुंशी बनना है क्या तुम्हें? याद करो, दिमाग पे भरो, ठीक है, और फिर प्रेशर डालो, जैसे टूथपेस्ट में प्रेशर डालते हो तो अगर नहीं भी होता तब भी थोड़ा निकल आता है, तो ऐसे प्रेशर दिमाग पे डाला करो तो क्वेश्चंस आंसर सब निकलेंगे। अभी ये, लेकिन हाँ एक बात सुनो, जब भी डेरिवेशन किया करो तो लास्ट में यूनिट जरूर लिख दिया करो। यहाँ यूनिट क्या लिखते जाओगे हर जगह? टेस्ला, क्योंकि फील्ड निकाल रहे हैं आप। क्या निकाल रहे हैं?
अभी एक और बात है मेरे पास, बातें हमने कहा बातें करेंगे, हमारे पास कोई काम तो है नहीं। एक आखिरी में चुप्पे से बात सुन लो, ये बहुत ज़रूरी है, ये कन्फ्यूजन वाली बात है, तुम कन्फ्यूज हो जाओगे, उस दिन ये बात तुम्हें काम आएगी। हम यहाँ पर दो फार्मूला लिख रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो, म्यू नॉट आई अपान 2r और म्यू नॉट आई अपान 2 पाई r। चुपचाप रहना और सुनते रहना। दोनों फॉर्मूलों को देखिए और बताइए क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? लो कह रहे पाई का डिफरेंस है। अरे भैया देखने से डिफरेंस देख रहे हो का? जो दिखता है वो जरूरी नहीं कि होता है। ये काहे का फार्मूला है, काहे का रिजल्ट है? सेंटर पर निकाला था सर्कुलर रिंग के कि नहीं? देखो पन्ना पलट के कल जो डिस्कस किया था, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये डिफरेंस है कि ये सर्कल के लिए है, किसके लिए? लूप के लिए। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, ये डिफरेंस हमने, ये मतलब पूछा। तुम कहो हाँ सर जी वहाँ फाई यहाँ नहीं है पाई। और ये क्या है? फॉर स्ट्रेट वायर। ये किसके लिए निकला है? और कितनी लेंथ का? इनफाइनाइट लेंथ का। बोलो, ये डिफरेंस है। ये रिजल्ट स्ट्रेट वायर के लिए निकला है और ये रिजल्ट सर्कल पे निकला है, सेंटर पे। एग्जाम में जाके मामला गचड़ पचड़ हो जाता है। मतलब क्या? बच्चा सोचता कि एक इसमें स्ट्रेट का है और एक किसका है? सर्कल का है। फिर बहुत दिमाग पे जोर डालता तो उसको याद आता कि सर्कल की जो सरकमफेरेंस है वो कितनी होती है? 2 पाई r। तो कहता ये वाला सर्कल का है, जबकि है कौन सा वाला? ये वाला है ना। यानी जो सर्कल का उसमें पाई नहीं और जो स्ट्रेट वायर का उसी में पाई है। ऐसा कैसे हो गया चमत्कार? सोचो जरा। रीजन क्या था कि जब सर्कल के लिए सॉल्व किया था तो ऊपर हमने सिग्मा डेल्टा एल लिखा था, वहां 2 पाई r ऊपर भी आया था और म्यू नॉट अपान 4 पाई का नीचे वाला पाई, वो दोनों पाई आपस में क्या हो गए थे? कैंसिल। यहाँ कोई ऊपर पाई आना नहीं होता है। और ये जो पाई है कहाँ का पाई है? म्यू नॉट अपान 4 पाई वाला पाई बचा हुआ है। तो अगर कभी यहाँ जाके कभी बहुत दिन बाद कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना। जो आज तुम्हें कभी लग रहा हो आसान सी बात हम याद रख लेंगे, आप उसी को ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। तो जब कंफ्यूज हो तब जाके थोड़ा डेरिवेशन पे स्मरण करें कि हमने जब सर्कल के लिए सॉल्व किया था तो ऊपर सिग्मा डेल्टा एल ही बन गया था 2 पाई r और नीचे म्यू नॉट अपान 4 पाई का पाई था। वो आपस में मर गए थे, कट गए थे, खत्म हो गए थे, वैनिश फिनिश टाटा बाय बाय है, और ये बच गया था। तो अब ये कंफ्यूजन शायद मुझे लगता नहीं रहेगा। इतना नोट करिए, फिर बात करते हैं आगे।